अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइंग टेक्निक। अब इसमें होता क्या है? दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइंग टेक्निक्स which further help to drive the functional requirement specification. The selection of techniques will depend on type of project. बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइंग टेक्निक्स होंगी, मल्टीपल टेक्निक्स है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी है। इससे हम क्या ड्राइव करते हैं? हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम ड्राइव करते हैं। और फिर ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमें बेसिकली क्या बताती हैं, हमारा सिस्टम करेगा क्या। खैर वो हम बाद में देखेंगे। आगे ये कि रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइंग की जो टेक्निक्स हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सी टाइप ऑफ टेक्निक्स जो है वो सूटेबल होंगी। यहाँ पे उसने दो एग्जांपल्स के तौर पे टेक्निक्स बताई हैं। एक है हमारे पास यूज केस मॉडलिंग और दूसरी है हमारे पास स्टोरी बोर्डिंग। यूज केस मॉडलिंग के अंदर हमारे पास ऐसे सिस्टम्स के लिए वो यूज होगी जो इंटरेक्टिव एंड यूजर एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे वो वेब है या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस है। और स्टोरी बोर्डिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकल विजुअल्स होते हैं। उन ग्राफिकल विजुअल्स को यूज करके हम बताते हैं कि जी फलां बटन पे क्लिक होगा तो फिर देन उसके बाद क्या होगा। तो इसका लेक्चर हम देखते हैं कि ये चीज़ें हम जो है ना वो कैसे करेंगे और कैसे हम जो है ना इसको कंप्लीटली लिखेंगे। सबसे पहले तो ये कि रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइंग टेक्निक का क्या मतलब है। इसमें हम रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं और फिर उनको हम रिफाइन कैसे करते हैं। तो तीन काम हम करते हैं: आइडेंटिफाई, कलेक्ट एंड रिफाइन। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास इसके अंदर हम ये बताते हैं, यानी ये जो रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइंग टेक्निक्स है, इस पैराग्राफ के अंदर हम बताते हैं कि कौन सी टेक्निक्स और प्रोसेसेस हमने यूज किए हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, यूजर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट्स। अब इसमें आपके जो स्टेक होल्डर्स आपने प्रोपोजल के अंदर आपने मेंशन किए हैं, उनसे भी आप डाटा ले सकते हो। जो आपकी ऐप के यूजर्स होंगे वो स्टेक होल्डर्स के अंदर वो भी वैसे इंक्लूडेड ही होते हैं, तो यूजर से भी आप डाटा ले सकते हो। और जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, यानी जो भी उस चीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में या जो आप टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ कर रहे हो उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो उन डोमेन एक्सपर्ट से भी आप नॉलेज ले सकते हो। फिर उसके बाद ये कि इससे जब ये नॉलेज हमारे पास आ जाएगा तो इससे हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है हम वो ड्राइव कर सकेंगे। अब सबसे पहले तो ये कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे एक तो हमारे पास ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो यूजर ड्रिवन होगी, यानी यूजर से आई होंगी और एविडेंस बेस्ड होंगी। सपोज कर लेना कि सर वकार आपसे बोल देते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स का सोर्स क्या है। अगर आप कुछ भी उसका सोर्स नहीं बता पाओगे तो वो बार बार आपको एक ही वर्ड बोलेंगे कि आपने ये चैट जीपीटी से लिखवाई है, अगर आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स का कोई भी सोर्स नहीं देते। तो उसके अलावा ये है कि हमारे पास जो भी डाटा होगा जो हमने गैदर किया है या फिर जो भी हमें फीडबैक्स मिली हैं डिफरेंट यूजर से, स्टेक होल्डर से, एक्सपर्ट से, उनको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और वही हमारी बेसिकली क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और उसके अलावा ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड की है उसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि हमने क्यों की है। अब सपोज करें कि आपका एक कोई प्राइमरी या की स्टेक होल्डर है और वो जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है वो आपसे कोई एक रिक्वायरमेंट इंक्लूड करने के लिए बोलता है। अब हो सकता है कि उसकी प्रोजेक्ट के अंदर इतनी वर्थ ना हो, इट कैन हैपन। लेकिन ये है कि क्योंकि वो प्राइमरी स्टेक होल्डर है, जो बंदा आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है, उसने बोला है कि आपने ये चीज लाजमी मस्ट प्रायोरिटी पे इंक्लूड करनी है, तो आपको वो करनी पड़ेगी। तो जो जस्टिफिकेशन है आप वो दे सकोगे। अब इसके बाद हम कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइंग टेक्निक्स जो है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूज जो है, हम जितने भी हमारे ऐप के अंदर स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं या फिर जो यूजर क्लासेस हमने रखी हैं उनके साथ हम कंडक्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। यानी हमारे पास यूं भी हो सकता है कि हम बस उन स्टेक होल्डर्स के पास जाएं, उनसे एक इनफॉर्मल वे के अंदर डिस्कशन करें। हो सकता है कि हम एक प्रॉपरली सेटअप के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करें जिसमें ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिफाइंड हो। यूं भी हो सकता है। और उसके अलावा हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चनर्स या सर्वेज होंगे। आजकल आपके पास गूगल फॉर्म्स जो है वो मौजूद है। आप उन गूगल फॉर्म्स को यूज करके डिफरेंट सर्वेज कंडक्ट कर सकते हो, यूजर से ढेर सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हो और उसका अपने पास एविडेंस भी आप जो है वो रख सकते हो कि हमने कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो गैदर की हैं। तो ये वैसे मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड है आपके पास ये, और फर्स्ट वाला भी और ये जो सेकंड वाला भी है। हो सकता है कि सबके पास
ये इंटरव्यूज वाला जो ऑप्शन है ये फिजिबल ना हो, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चनर्स वाला है ये सबके पास फिजिबल है कि वो गूगल फॉर्म्स के ऊपर एक फॉर्म क्रिएट करें, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें की स्टेक होल्डर्स से, जो यूजर्स होंगे उनके, उन सब से, और फिर उस डाटा को एनालाइज करके उसको रिफाइन करके अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ड्राइव कर लें। फिर उसके बाद है ऑब्जर्वेशन या फिर फील्ड स्टडी। इसी को ही मेरे ख्याल से एथनोग्राफी भी बोलते हैं, कि एक इन्वायरमेंट जिसके लिए आप कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हो, आप उस पूरे इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करोगे, और पूरे इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके कुछ चीजें आप समझोगे कि अच्छा हाँ ये फलां जो है काम इस तरह यहाँ पे हो रहा है, तो हमारे सिस्टम के अंदर इसके लिए ना इसकी वर्किंग यूं होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन से या फील्ड स्टडी से जो भी आपके पास नॉलेज आएगा वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अभी तक 3 चीजें मैंने बताई हैं जो तकरीबन हर बंदा ही जो है वो बीच में इंक्लूड कर सकता है। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस। अब ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए होगा जिन लोगों ने कोई रिसर्च वगैरह प्रॉपरली कंडक्ट करके, लाइक कोई एआई वगैरह अगर आप इंक्लूड कर रहे हो ना, तो एआई के लिए आपको प्रॉपरली ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, डाटा गेन करना पड़ेगा उस एआई के मॉडल के लिए। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस जो है वो जरूरी होगा। फिर उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। ये आपकी अपनी टीम मेंबर्स के साथ भी हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ भी हो सकते हैं। तो ये भी आप बीच में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी मेथड्स आपने इंक्लूड नहीं करने, कोशिश करनी है कि 2 या फिर जो है ना 5 इससे इसके बीच बीच ही हो, इससे ज्यादा ना आपके जाए। फिर उसके बाद है हमारे पास यूज केस मॉडलिंग। ये आपने मस्ट इंक्लूड करनी है, और इससे आपके जो यूज केस के डिस्क्रिप्शंस बनेंगे और जो यूज केस की आप डायग्राम्स बनाओगे, वो सारी चीजें जो है ना वो लाजमी चेक होती हैं, और इनसे क्वेश्चन भी मस्ट होता है। फिर उसके बाद स्टोरी बोर्डिंग है। इसके अंदर मैं आपको पहले भी बता रहा था कि विजुअल्स होते हैं और हम फ्लो बताते हैं। ये कर दो तो अच्छा है, ना करो तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद है प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग भी ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स जो मोस्टली आपके एआई बेस्ड हैं, उनकी प्रोटोटाइपिंग आप मस्ट करोगे। यानी आप एक मॉडल जो है वो क्रिएट करोगे, उस मॉडल की आप टेस्टिंग करोगे, यूजर्स को दिखाओगे, और वो उसको चेक करेंगे, उसकी एक्यूरेसी वगैरह देखेंगे, डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, और फिर वो मजीद उसके अंदर आपको ना रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करवाएंगे, चेंजेस करवाएंगे। यानी ये जो एआई से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें प्रोटोटाइपिंग आपको करनी पड़ेगी, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को लाजमी मतलब क्लियर, अगर रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए तो आपको प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है फोकस ग्रुप डिस्कशंस। इसके अंदर हम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को, ये भी बिल्कुल ऊपर ये जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस है ना, ये भी उसी से ही मिलती जुलती चीज है। तो ये कर लिया या ये कर लिया आपके लिए एक ही बात है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें जो कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आएंगी। एक तो ये आपके पास यूज केस मॉडलिंग है जो आपकी तकरीबन हर एक प्रोजेक्ट के अंदर लाजमी आएगी। फिर उसके बाद आप इन दोनों में से कोई एक चीज जो है वो लाजमी इंक्लूड कर लो, क्वेश्चनर्स या सर्वेज कर लो, फिर उसके बाद या फिर आप इंटरव्यूज कर लो स्टेक होल्डर्स के। 2 चीजें आपके पास हो जाएंगी। थर्ड पे आप जो है ना वो साथ में एथनोग्राफी या ऑब्जर्वेशन जो है ये इंक्लूड कर सकते हो। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड की जा सकती है। बाकी आप अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से भी जो है ना वो डिफरेंट चीजें बीच में इंक्लूड कर सकते हो। स्ट्रक्चर क्या होगा कि आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स की टेक्निक्स जो है ना वो आपने फॉलो की हैं, आप वो बताओगे, और साथ में रीजन भी बताओगे कि आपने उनको क्यों चूज किया है। इसमें हम ये एग्जांपल देखते हैं चैट बोट वाले की। अब चैट बोट वाले के अंदर ये कि एक तो ये कि हमें डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस हमने किया है, इंटरव्यूज हमने किए हैं, और प्रोटोटाइपिंग हमने की है। चैट बोट है तो यानी इसके अंदर हमारे पास क्या है, एआई है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे चैट बोट से रिलेटेड और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड, और उसके अलावा जिस चीज़ के ऊपर हम चैट बोट बना रहे हैं उस चीज़ के भी डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, ताकि हमें समझ आ सके कि कौन से क्वेश्चंस होंगे, उनके क्या आंसर्स होंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यूज हम कंडक्ट करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ। वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि यूं चैट बोट होना चाहिए, इस तरह उसके रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, जो भी वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। फिर हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे। हम सबसे पहले एक छोटा सा मॉडल क्रिएट करके उनको प्रोटोटाइपिंग करके दिखाएंगे, जिसमें वो अपनी कुछ इनपुट्स देंगे और फिर उसके बदले में कुछ उनके पास आउटपुट्स आएंगी। फिर हो सकता है उनको मजीद रिफाइन करने के लिए आपको वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज करने के लिए बोल दें। तो ये 3 मेथड जो है ना हमने यहाँ पे लिखे हैं, और नीचे फिर इनकी ये जस्टिफिकेशन जो है ना हमने वो भी दी है कि हमने इनको क्यों यूज किया। आप चाहो तो आप इसके अंदर ये कर सकते हो कि आप 3 जो है ना हेडिंग्स बना सकते हो कि पहले सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस लिखो,
डॉक्यूमेंट एनालिसिस की हेडिंग, फिर उसके बाद इसके नीचे एक पैराग्राफ जो कि इसकी जस्टिफिकेशन दे। फिर उसके बाद आप दूसरा इंटरव्यूज लिख सकते हो और फिर इंटरव्यूज आपने क्यों कंडक्ट किए हैं उसकी जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो। फिर उसके बाद प्रोटोटाइपिंग और प्रोटोटाइपिंग आपने क्यों किया उसकी भी आप जस्टिफिकेशन साथ में दे सकते हो। आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक तो मैंने एथनोग्राफी इंक्लूड की थी कि मैंने ऑब्जर्वेशन किया, और एथनोग्राफी के अलावा मैंने बीच में इंटरव्यूज इंक्लूड किए थे या क्वेश्चनर्स, और थर्ड पे मैंने जो है ना वो यूज केस मॉडलिंग मैंने इसके अंदर इंक्लूड की थी। तो मैंने तीन चीजें ये इंक्लूड की थी। एथनोग्राफी है कि एक तो ये कि मैंने अपना चैनल बनाया हुआ था, पहले मुझे आइडिया था कि स्टूडेंट्स को क्या नीड होती हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डील किया हुआ था, तो मुझे पता था कि एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। वहाँ से मुझे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारी ऑब्जर्व करके मिल गई थी। मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ था, तो एथनोग्राफी से मुझे फील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मेरे पास मौजूद थी। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ या क्वेश्चनर्स किए, कुछ टीचर्स के और कुछ स्टूडेंट्स के, जिससे मुझे मजीद आइडिया हुआ कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर यूज़ केस से कुछ मैंने इंटरेक्टिव चीज़ें, लाइक मतलब अगर कहीं पे मैंने यूज़र को लॉगिन करवाना है या फिर मैंने उसको रजिस्टर करवाना है, तो वो इंटरेक्शन कैसे होगी सारी, वो इंटरेक्शन के मैंने यूज़ केस जो है ना वो डिस्क्रिप्शंस और डायग्राम वगैरह बनाए। तो इससे मेरे पास जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी और जो मेरी ऐप का फ्लो था वो मेरे पास कंप्लीटली आ गया। अब उसके बाद कुछ इसके अंदर हमारे पास टिप्स हैं, वो देख लेते हैं। आपको एटलीस्ट 2 से 4 जो है ना वो लाज़मी आपने बीच में मेंशन करनी है। बहुत ज़्यादा भी मेंशन नहीं करनी, वरना आपके पास जो है ना एक कॉम्प्लेक्स सा जो है ना वो एनवायरनमेंट बन जाएगा और फिर आपको उसको डिफेंड करना भी मुश्किल होगा। और उसके बाद कुछ सिस्टम टाइप्स लिखी हुई है, लाइक मतलब जो इंटरेक्टिव सिस्टम्स है उसके अंदर आप यूज़ केस मॉडलिंग और स्टोरी बोर्डिंग करो। यूज़ केस मॉडलिंग जो है ये ज़्यादा प्रेफर्ड है स्टोरी बोर्डिंग से। स्टोरी बोर्डिंग में आपको इंटेंसिव जो है ना वो बनानी पड़ेंगी, विजुअल्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप यूज़ केस मॉडलिंग कर लो। रिसर्च ओरिएंटेड कोई प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आप जो है वो डॉक्यूमेंट एनालिसिस करोगे और सर्वेस कंडक्ट करोगे। कोई एआई बेस्ड या डाटा ड्रिवन प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आप प्रोटोटाइपिंग और ऑब्जर्वेशन जो है वो करोगे। अब जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एआई नहीं था, लेकिन वो डाटा ड्रिवन था। तो डाटा ड्रिवन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्वेशन की थी, एथनोग्राफी की थी। उसके अलावा मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंटरेक्टिव चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उसके अंदर यूज़ केस मॉडलिंग जो है वो भी मैंने इंक्लूड की थी। तो उसके अलावा ये कि आपके जो भी स्पेसिफिक आउटकम्स होंगे हर एक टेक्निक से जो भी निकल के आ रहे होंगे, लाइक मतलब आपने जैसे यूज़ केस मॉडलिंग है तो उससे आपके यूज़ केसेस निकल के आएंगे, या फिर अगर किसी चीज़ से आपकी कोई फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, तो बाद में आपने ये भी बताना है कि मैंने ये टेक्निक यूज़ किया है तो उससे मेरे पास आउटकम क्या है। हो सकता है ना कि जब आप लिख रहे हो उस पैराग्राफ को हम क्यों यूज कर रहे हैं, तब आपके पास नहीं, आपको नहीं पता कि उसके स्पेसिफिक आउटकम क्या निकले हैं। लेकिन जब आप उस जो भी आपने वो मेथड लिखा है उस मेथड को आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो इम्प्लीमेंट करने पे आपके पास जो भी आउटपुट आएंगी वो आपने लाजमी जो है ना वो बीच में मेंशन कर देनी है कि हमारे पास इससे इस मेथड को यूज करने से क्या आउटपुट्स निकल के आई हैं। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जो कि मैंने वैसे ऑलरेडी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने ये टॉपिक रीड करना है, जो कि मैं यहाँ पे अभी स्लाइड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप सॉल्व प्रोग्रामिंग मेरी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके अंदर FYP1 वाले कोर्स के अंदर एनरोल करके इसको देख सकते हो। अल्लाह हाफिज।